हेलो डी स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग जीओसी कर रहे थे। 2-3 क्लासेस हम लोग जीओसी के ऊपर कर चुके हैं, तो ये हम लोग आज कुछ और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि कितने तरह के टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस किया था। आइसोमेरिज्म तो आज हम करेंगे, ठीक है। तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कितने तरह के इफेक्ट्स होते हैं, उनको पूरा कवर किया था, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन सबको अच्छे से डिटेल में कल हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, ध्यान से समझो। तो आज हम लोग करने वाले हैं जीओसी में मेसोमेरिक इफेक्ट। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टिव सब कुछ हो जाने के बाद। तो पहले इसको कवर करते हैं, फिर आइसोमेरिज्म की तरफ चलेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा आज का पूरा रहने वाला है कि हम क्या क्या आज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मेसोमेरिक इफेक्ट, कि क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, कैसे डिफाइन करोगे आप? बेसिकली बेटा, ध्यान से आप अगर देखो तो मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर अ नेटवर्क ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये कहाँ देखने को मिलेगा? पाई बॉन्ड में, ठीक है। तो पाई बॉन्ड, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिल रहा था, ये कहाँ देखने को मिल रहा है बेटा? पाई बॉन्ड में मिल रहा है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द नेटवर्क ऑफ पाई बॉन्ड्स ओनली, राइट। नाउ the polarity that arises in organic compound due to their interaction between the two pi bond और pi bond, और भी से lone pair also, या तो दो pi bond हो या pi bond और lone pair के बीच भी हो, इस consequence of the mesomeric effect, और इसी के चलते हमारा mesomeric effect पिक्चर में आता है। This effect can be stabilize both negative and positive charges। मतलब ये जो इफेक्ट है वो दोनों को स्टेबलाइज कर देता है, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव चार्जेस को भी, दोनों को अच्छे से स्टेबलाइज करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्टिव में पढ़ा था, प्लस आई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। उसी तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर भी हमारा क्या है? एक होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होगा हमारा माइनस एम इफेक्ट। तो समझते हैं कि प्लस इफेक्ट ग्रुप कौन से ग्रुप लगाने पे प्लस इफेक्ट शो करेगा और कब ये माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला है, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। तो बेसिकली इसमें होगा क्या? तो इट इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ पाई सिस्टम। मतलब यहाँ पे पाई सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा, वही विड्रॉ किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे? प्लस एम इफेक्ट बोलने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पाई सिस्टम के थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन टिपिकली मूव अवे फ्रॉम द प्लस एम ग्रुप। यानी जो डायरेक्ट डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस एम क्रिएटिंग ग्रुप है, जैसे डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग ग्रुप, उधर से इलेक्ट्रॉन अवे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलो एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास मिथॉक्सी ईथर है। मिथॉक्सी ईथर का मतलब आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मिथॉक्सी ईथर का एक मॉलिक्यूल है, एक ही मीथेन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो देखो एक ही तरह से यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, दिख रहा है आपको ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। तो ये लोन पेयर का यहाँ पे क्या हुआ? अवे जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से गया, फिर डबल बॉन्ड का शिफ्ट यहाँ हुआ, फिर इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से यानी इसमें क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ पाई सिस्टम। पाई सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स टिपिकली मूव अवे फ्रॉम द प्लस एम ग्रुप, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल ऑफ प्लस एम ग्रुप कि क्या क्या एग्जांपल है प्लस एम ग्रुप के। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ओ नेगेटिव हो गया, NH2 हो गया, NOH ग्रुप हो गया। दीज ग्रुप बेसिकली आर द कंटेन अ लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड। यानी ये जो ग्रुप होते हैं, दीज ग्रुप यूजली कंटेन अ लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड। कि O हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया, इनके पास लोन पेयर होता है जो कि इस मेसोमेरिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज क्लियर है क्या आप लोगों को? एक बार जल्दी से कंफर्म करो, क्लियर है? राइट, चलो, वेरी गुड। अब देखो बेटा, ये माइनस एम इफेक्ट कब होगा? इट इन्वॉल्व द एक्सेप्टेंस। जैसे वो डोनेशन था ना पाई इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है? इट इन्वॉल्व द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ पाई सिस्टम। यानी इलेक्ट्रॉन जेन टिपिकली मूव टुवर्ड्स द माइनस एम ग्रुप। यानी यहाँ पे माइनस एम ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और उसमें क्या हो रहा था? प्लस एम ग्रुप से अवे जा रहा था इलेक्ट्रॉन। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? अगर हम बात करें माइनस एम इफेक्ट की तो चलो देखते हैं फटाफट इसकी कहानी। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये देखो यहाँ पे जैसे ओ है, ओ ग्रुप,
और ये CHO ग्रुप है हमारा पूरा, यहाँ पे कार्बन है, ये H है और O है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो सभी के सभी माइनस एम इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो शो करेंगे प्लस एम इफेक्ट को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो शो करेंगे माइनस एम इफेक्ट को, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ माइनस एम ग्रुप, CHO हो गया, NO2 हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक। अब थोड़ा सा मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं कि फिनॉल में कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है, कि फिनॉल में ये चीज हम लोगों को कैसे देखने को मिलती है। तो फटाफट देख लेते हैं कि फिनॉल के अंदर हमें ये मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, क्या कहानी है फिनॉल के अंदर पूरा। सो बेसिकली द OH ग्रुप इन अ फिनॉल मॉलिक्यूल एग्जिबिट अ प्लस एम इफेक्ट, कौन सा शो करता है वो, प्लस एम इफेक्ट, रिजल्टिंग इन द डीलोकलाइजेशन ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, प्लस एम इफेक्ट को ही ना कई बार इसको हम आर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, तो बहुत माइनर डिफरेंस है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है ये कि the OH group in a phenol molecule exhibit a plus M effect resulting in the delocalization of lone pair of electron belonging to the oxygen atom over the aromatic system। कैसे, ये देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हुआ क्या है, ध्यान से अगर आप समझो तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जैसे ही यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ पे दिया, जैसे ही दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कमी हो गई ना लोन पेयर, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था वहां से कमी हो गई, तो यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डबल बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था वो फर्दर आगे शिफ्ट हो गया है। तो देख रहे हो आप किस तरीके से सभी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो अब आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, फिर नेक्स्ट में ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब इस O के पास है लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, अपना लोन पेयर यहाँ पे दिया, जैसे ही लोन पेयर यहाँ देगा क्या बनेगा, जल्दी बोलो, बोलो। तो ये लोन पेयर जैसे ही इसने यहाँ पे दिया बेटा, क्या बन गया, यहाँ पे तो बन गया डबल बॉन्ड, ओ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था अब वो कहाँ चला गया है, यहाँ तो आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्दर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ गया है एक नेगेटिव चार्ज और ये हुआ आपका डबल बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये रहा आपका एक डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, तो ये वाला डायग्राम बना रखा है कि किस किस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया हम लोग का, देखो फटाफट, तो एक ये और एक ये, ठीक। फिर अगले में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो फिर कैसे बन जाएगा डायग्राम बताओ। तो ये बन जाएगा आपका सेम टू सेम, ओ एच, ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ गया है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। फिर नेक्स्ट में क्या होगा भाई, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हम लोग का फिर यहाँ चला जाएगा, तो क्या बना, जल्दी बोलो। तो फिर हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये डबल बॉन्ड ये रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और ये हो गया हम लोगों का नया डबल बॉन्ड, क्लियर है। और ये O और H चल ही रहा है, लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इस O को मिल जाएगा और हमें एक रेजोनेंस डायग्राम मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लस एम इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर रहा है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल था फिनॉल के अंदर। इसी तरीके से फिनॉल हो गया, या आपको लगा हो कोई एनिसोल लगा हो, ईथर ग्रुप लगा हो, तो सब में इसी तरीके के ये लोग शो करते हैं बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, क्लियर है ये चीज, बताओ एक बार कंफर्म करो। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको पूरा फाइनली समझ सकते हैं कि क्या बिहेवियर होगा, क्या बिहेवियर नहीं होगा। डन, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का कंपैरिजन बिटवीन इंडक्टिव एंड द मेसोमेरिक इफेक्ट, कि अगर कंपैरिजन कोई करना चाहे तो क्या कंपैरिजन निकल के आता है इन दोनों के बीच, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बीच। सो बेसिकली बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है आर टिपिकली वीकर देन द मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट तो यही है कि इंडक्टिव इफेक्ट आर टिपिकली वीकर देन द मेसोमेरिक इफेक्ट। दूसरा, द स्टेबिलिटी ऑफर्ड बाय
a plus M group to an anion is generally greater than offered by plus I group, है ना। यानी जो प्लस आई इफेक्ट क्रिएटिंग ग्रुप थे और एक यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट क्रिएटिंग ग्रुप है, तो जो स्टेबिलिटी ऑफर करता है प्लस एम इफेक्ट क्रिएटिंग ग्रुप, वो काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्लस आई ग्रुप। Now, the distance over which a mesomeric effect are effective are much greater than the distance over which the inductive effect are effective। ठीक है, यानी वो डिस्टेंस, जैसे मान लो मैंने बात किया था कि यहाँ पे मान लो कोई हेलोजन फैमिली लगा हुआ है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस कार्बन के बढ़ता जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव कम होता जा रहा था, है ना। यानी हम क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का, इसका इफेक्ट जो होता है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्टेंस ओवर विच द मेसोमेरिक इफेक्ट आर इफेक्टिव आर मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस ओवर विच द इंडक्टिव इफेक्ट आर इफेक्टिव। दिस इज बिकॉज द मेसोमेरिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, जबकि ये कार्बन की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, तो ये हो गया हम लोग का पूरा आइसोमेरिज्म, दो तीन ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके थे, आज हमने मेसोमेरिक को भी डिस्कस कर दिया। अब फटा जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट वे में डिस्कशन करेंगे फटाफट कि व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोमेरिज्म और कितने तरीके के आइसोमेरिज्म अपने पास होते हैं। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म का काम क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो ऐसी चीजें जिनका फॉर्मूला अगर आप देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे पास ये है CH3, CH2, CH2 और CH3, तो ये क्या है बेटा, C4 है और H कितने हैं, 3 2 5 5 2 7 10, ठीक है, C4H10 है। तो ये हो गया हमारा C4H10, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ब्यूटेन। और अगर इसी को मैं ऐसे लिखना चाहूं, दैट इज CH3, फिर आ गया CH, ये अगेन आया CH3 एंड ये अगेन आ गया हमारे पास CH3, ठीक है। ये क्या है, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ और ये रहा हम लोग का ब्यूटेन। अगर आप केमिकली फॉर्मूला निकाल के देखो तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, लेकिन इनका प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है। एन ब्यूटेन किसी और पर्पस के लिए यूज होता है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2 मिथाइल प्रोपेन का, तो इसका पर्पस यूज होने का ये भी बिल्कुल अलग है। तो इनका जो यूज करने का पर्पस है वो बिल्कुल ही एंटायरली क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब यही होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या हो, डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग का आइसोमेरिज्म है। क्लियर ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी, डन, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर तुम देख सकते हो, एक तो है हम लोग का चेन आइसोमेरिज्म पहला, फिर है पोजीशन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो टोटल ये जो चीजें हैं वो सब लाई करती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है। ये सभी की सभी वैल्यूज लाई करती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। मतलब ये चेन पोजीशन क्या है, मतलब जैसे चेन का एग्जांपल तो मैंने अभी दे दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझ चुके होगे तो ये देखो चेन का एग्जांपल क्यों बोल रहा था मैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये लंबी चेन थी 4 कार्बनों की, इसी में हम लोग को एक सब्स्टिट्यूट लग गया तो इसका नाम बदल गया, प्रॉपर्टीज बदल गई, सब कुछ बदल गया, तो उसी को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। उसी तरीके से मान लो अगर मेरे पास ये है बेटा CH3 है, CH है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और ये CH3 है, एक बार ऐसा फॉर्मूला बन गया कि CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ OH लगा हुआ है, तो एक है प्रोपेन वन ऑल, एक है प्रोपेन टू ऑल, प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि पोजीशन के चलते उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से बेटा हम लोग आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म है और किस किस तरीके से इन आइसोमेरिज्म को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है ये चीज, जल्दी बताओ एक बार, क्लियर। हम्म, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म, ठीक है, कि क्या होता है आइसोमेरिज्म, किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को ध्यान में रखते हैं। डन, चलो, वेरी गुड। उसी तरीके से बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो आपके पास CH3 CHO है, ऐसे कर देता हूं, ये है, ठीक है,
CH3CH2CHO है। और इसी का फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या हो जाएगा बेटा, कि जैसे CH3OCH3 हो गया, तो ये इसका फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। तो इस तरीके से हम इन सबको समझ सकते हैं, ठीक है, एक दो तीन। जैसे कि ये किस तरीके से ये अपना प्रोपेनल था और ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया, तो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। तो ये सारी चीजें होती है बेटा जो हम लोगों को दिमाग में रखनी है, कि क्या है क्या नहीं है, और किस किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को याद कर सकते हैं। डन। तो मिथॉक्सी मीथेन हो गया और ये प्रोपेनल हो गया। चलो, उसी तरीके से स्टीरियोमेरिज्म में दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सबको एक्सप्लेन कर ही दिया है, चेन आइसोमेरिज्म, यानी दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन व्हिच फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जो अभी अभी एग्जांपल बताया था मैंने, 2 मिथाइल प्रोपेन का, वही है। तो ये इसके एग्जांपल्स में लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा, तो बेसिकली पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, तो इट इज द टाइप ऑफ आइसोमर्स इन विच द कंपाउंड possessing same molecular formula differ in their properties due to difference in their position of either of the functional group, or we say multiple bond, or we say branch chain attached to the main carbon chain, जैसे n propyl alcohol हो गया, isopropyl alcohol हो गया, they all are the example of position isomers। डन। नाउ अब देखो, chain isomer, position isomer, next है functional isomers। So in this type of isomers, two compound have the same molecular formula but possess different functional group, है ना। यानी इस टाइप के आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो कंपाउंड होते हैं जिनका हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, राइट, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट पजेस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को पजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द मेटामेरिज्म, ठीक है, कि ये मेटामेरिज्म की क्या कहानी है भाई, किस तरीके से आप मेटामेरिज्म को डिफाइन करोगे। सो मेटामेरिज्म में क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, हमारे पास एग्जाम्पल में हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड डाइथाइल ईथर, बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट होता है हम लोग का टॉटोमेरिज्म, ठीक है। सो इट इज द टाइप ऑफ आइसोमर इन विच द टू फंक्शनल आइसोमर एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम एंड द टू फॉर्म एग्जिस्टिंग इन द इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड टॉटोमर्स, और इसी दो फॉर्म को क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेटोइक एस्टर हो गया, उसके दो टॉटोमर्स हैं। तो बेसिकली ये सारा हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया आइसोमेरिज्म का, जिसको हमने बोला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक क्लियर है क्या, किसी को डाउट हो यहाँ तक तो एक बार पूछ लो फटाफट। किसी को भी यहाँ तक डाउट हो बेटा, फटाफट पूछो एक बार। डाउट है कुछ क्या यहाँ तक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एनी डाउट। नो, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। सो बेसिकली द आइसोमर possess the same structural formula containing a double bond and differ only in respect of the arrangement of atoms or group about the double bond is called geometrical isomerism, ठीक है। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे बोलोगे आप लोग, कि द आइसोमर possess the same structural formula, right, but containing a double bond and differ only in the respect of the arrangement of the group। जैसे देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं, ये डबल बॉन्ड हो गया,
और यहाँ पे ग्रुप का अरेंजमेंट है, जैसे मैंने बोला एक बार CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, एक H यहाँ है, अगली बार H यहाँ। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे देखो बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को। अगर मान लो ऐसा हो गया कुछ कि एक CH3 यहाँ है, अब की बार CH3 को आमने सामने लगा दिया, एक H ये रहा, तो इस तरीके का जो देखा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबको सेम है, बस फर्क कहाँ आया है, फर्क तो बस यहाँ आ रहा है कि अरेंजमेंट कर दिया एटम का और ग्रुप का, अबाउट द डबल बॉन्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इस तरह से जो आइसोमर अराइव होता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। राइट, तो इसको हमें याद रखना है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी थोड़ा सा। यानी अगर ध्यान से देखो, so this isomer is shown by alkene or their derivative in which the two different atoms or group are attached to each carbon containing the double bond। क्लियर है वहां पे, यानी दस द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला ABC, वही ABC की मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, AB और XY अलग अलग ग्रुप है, और सिंपली स्ट्रक्चर दिस कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे ये देखो, ये मैलिक एसिड का फॉर्म स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, तो कार्बन कार्बन क्या है यहाँ पे बेटा, कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को आपको मिल रहा है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक H और एक सामने सामने है ना एक साथ, यहाँ पे H और H को अपोजिट कर दिया, तो ये फ्यूमेरिक एसिड कहलाएगा, जबकि सब कुछ सेम है, बस अरेंजमेंट बदल दिया, तो एक को मैलिक एसिड बोल रहे हैं तो दूसरे को फ्यूमेरिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो, इसको बोल रहे हैं 1,2 डाइब्रोमोमिथाइलिन, ये 1,2 डाइब्रोमोमिथाइलिन है, जेड और ई हो गया, तो ये भी एक फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बताने का, नॉमेनक्लेचर जेड और ई के फॉर्म में। तो इसको भी आप आगे देखोगे जब आगे करेंगे इस ई जेड इन सबको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में, तो वहां पे और क्लियर आपको ये होगा पूरा। ठीक है, चलो तो ये चीजें तो आई गेस क्लियर हो गई। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे सिस टू, मतलब देखो जो जब ग्रुप एक सामने होते हैं ना तो उसको सिस बोलते हैं, और जब अपोजिट अपोजिट ग्रुप होते हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि कब सिस बोलोगे और कब ट्रांस बोलने वाले हो। ठीक है, तो एक केस में इसको सिस बोलते हैं, दूसरे केस में इसको ट्रांस बोलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट आता है, yeah, the trans isomer of alkene are usually more stable than their corresponding cis। यानी अगर कोई स्टेबिलिटी की बात करता है, अगर तुमसे कोई पूछता है स्टेबिलिटी के बारे में बताओ थोड़ा सा, तो स्टेबिलिटी में क्या याद रखना है बेटा, हमेशा याद रखो स्टेबिलिटी के अंदर कि जो ट्रांस आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स होते हैं, ट्रांस आइसोमर ऑफ एल्कीन्स आर मोर स्टेबल या आर मोर स्टेबल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। ट्रांस वाले अपोजिट्स होते हैं, सिमेट्रिकली होते हैं, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये हमेशा से याद रखना है कि ट्रांस आइसोमर जो एल्कीन्स के होते हैं यूजुअली दे आर मच मोर स्टेबल। नेक्स्ट देखो बेटा, द ट्रांस आइसोमर हैव नॉर्मली लेस डाइपोल मोमेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। है ना, जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उनका नॉर्मली लेस डाइपोल मोमेंट होता है ट्रांस का, एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ठीक, now the trans isomer has a greater symmetry and due to this they are more stable, right? The trans isomer has a greater symmetry than the corresponding cis isomer, thus it pack more easily in the crystal lattice, hence having higher melting point। इसलिए इनका melting point जो है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा हाइयर होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, तो आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंफर्म करो बेटा एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्लियर है। यानी ट्रांस आइसोमर जो होते हैं यूजली मोर स्टेबल, पहली चीज। अगर सिस और ट्रांस में कोई आपसे स्टेबिलिटी पूछे तो सीधा क्या बताओगे, सीधा बताना है कि ट्रांस आइसोमर आर मच मोर स्टेबल, ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है, ट्रांस आइसोमर आर मच मोर स्टेबल। दूसरी, ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कंपेयर टू सिस, और मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होता है, ट्रांस आइसोमर का, ड्यू टू दिस सिमेट्रिसिटी, अपोजिटली बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हम बात कर रहे थे। तो स्टीरियो के अंदर दो हैं, एक तो है ज्योमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल। तो थोड़ा सा ऑप्टिकल की बात कर लो भाई कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या देखने को चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं,
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या चीजें देखने को मिलती है बेटा बेसिकली? सो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जो क्या कर दे, जो रोटेट कर दे पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, दैट इज नोन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब स्पेसिफिक रोटेशन की बात क्या होती है, यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व when the light is passed through a 10 centimeter of its solution। मतलब किसी भी नंबर ऑफ, कितना रोटेशन हो रहा है जब लाइट को पास किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम डिफाइन करते हैं कि ये इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके ऑप्टिकल एक्टिविटीज को समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, तो एक होता है लेवोरोटेटरी और एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी को माइनस फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को देखो होता क्या है। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ये कोई पोलराइजर है और ये मेरे पास कोई अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट का मतलब जो हर डायरेक्शन में घूम रही होती है। ठीक है, जो हर डायरेक्शन में घूमती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, सो दिस इज अनपोलराइज लाइट। इतना तो क्लियर है कि अनपोलराइज लाइट हो गई है। अब ये पोलराइजर है तो ये लाइट को पोलराइज कर देगा। ठीक है, इस लाइट को पोलराइज कर देगा। अब पोलराइज करेगा तो या तो ये लाइट को क्या करेगा, राइट हैंड घुमाएगा या लाइट को लेफ्ट हैंड घुमाएगा, मतलब किसी एक डायरेक्शन में घुमा देगा। तो उसी से इसका नाम पड़ा लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर राइट में घुमा दिया तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट में घुमा दिया तो लेवोरोटेटरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि लेवोरोटेटरी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या है। क्लियर है ये चीज कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी? ठीक है, तो ये हो गया भाई पूरा अपना लेबो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के बारे में बातें, कि लेबो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। डन, चलो। अब आता है एक रेसिमिक मिक्सचर, यानी एन इनएक्टिव फॉर्म विच डज नॉट रोटेट, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ही ना करे, यानी एन इनएक्टिव फॉर्म विच डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एट ऑल। दिस इज मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस, तो जिसमें पूरा प्लस और माइनस दोनों, जितना इधर है उतना ही इधर है, दोनों का बराबर है। तो लाइट ना तो इधर जाएगी, लाइट ना इधर जाएगी, रोटेट ही नहीं हो पाएगी। दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, यानी कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म रेसिमिक मिक्सचर, सो क्या बता सकते हो रेसिमिक मिक्सचर को बेटा? इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई इसको हम लोग रेसेमिक मिक्सचर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि रेसेमिक मिक्सचर कब बोलना है। तो रेसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, एन इनएक्टिव फॉर्म विच डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट एट ऑल, एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म, एंड हेंस इट्स ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, या ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। असिमेट्रिक कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू द फोर डिफरेंट एटम इज नोन एज असिमेट्रिक कार्बन, जिसके अंदर चिरालिटी जो होती है, कायरलिटी भी बोलते हैं कई लोग, चिरालिटी भी बोलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे समझोगे चिरालिटी को, तो ध्यान से समझो। अगर कोई कार्बन चार अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, ए बी सी डी, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं काइरल कार्बन, काइरल सेंटर, है ना। तो काइरल कार्बन का मतलब क्या है कि ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, यानी ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन दैट इज एबीडी atom are called chiral and they exist in the two tetrahedral form। ठीक है, a molecule must have a chirality in order to show the optical activity, यानी अगर किसी चीज को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव कायरलिटी। अगर उसकी कायरलिटी नहीं है, ठीक है, अगर उसके पास कायरलिटी शो नहीं कर रहा है तो वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। ठीक, अब इसमें एक टर्म आता है एनांशियोमर्स। तो क्या होता है एनांशियोमर्स बेटा? सो बेसिकली द टू ऑप्टिकल आइसोमर which are non superimposable mirror image of each other। जो non superimposable mirror image होते हैं, जैसे कि इसको देखो, हमारे इस पूरे हाथ को देख लो, तो ये है और ये दूसरा हाथ इसके ऊपर ले जाओ, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। क्या ये एक दूसरे पे बराबर बैठ रहे हैं? नहीं। ये देखो, ये थंब इधर के साइड जा रहा है, ये वाला थंब इधर के साइड जा रहा है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनांशियोमर्स। ठीक है,
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्शन आए थे, जिसमें कि एक प्रोजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, है ना। यानी रिप्रेजेंटिंग द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑन द टू डायमेंशनल सर्फेस, कि अगर हमारे पास टू डायमेंशनल सर्फेसेज है, वहां पे हम किस तरीके से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी असिमेट्रिक कार्बन एटम ड्रॉ इन अ प्रिस्क्राइब्ड ओरिएंटेशन एंड देन प्रोजेक्टेड इनटू अ प्लेनर surface, and a planar formula of the asymmetric carbon are obtained by placing it so that the two substituents are horizontal and project outwards। अभी समझ जाएंगे एग्जांपल के लिए, तो सीधा एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। तो ये है भाई DNL कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एनांशोमर इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ग्लिसराल्डिहाइड। तो एक ग्लिसराल्डिहाइड लेते हैं और उसको समझते हैं हम लेके। तो ये सी रहा, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे चारों अलग अलग कार्बन है, तो डेफिनेटली ये कार्बन क्या है, काइरल कार्बन तो है, क्योंकि देखो यहाँ पे H ग्रुप लगा है, यहाँ CHO ग्रुप लगा है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे CH2OH लगा है, तो चारों अलग अलग ग्रुप है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो देखो ध्यान से, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे OH इधर है, यहाँ पे OH इधर है, यही फर्क है ना। तो इसी को बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन। सो अब समझ आ गया होगा तुम लोग को डी और एल का मतलब क्या है, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसा हो, समझ रहे हो, एक इधर है जो ग्रुप, वो अब इसके इधर हो, तो वो दोनों एक दूसरे के DLN कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे, और इनका एनांशोमर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। If the configuration at the asymmetric carbon atom of a compound can be related to diglyceraldehyde, it belongs to the D series. And by the convention for sugar, the configuration of the highest number of symmetric carbon is referred to the glyceraldehyde to determine the overall configuration of the molecule. तो ये सारी चीजें जो है ना, एक बार आप बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है, उसमें भी हम लोग करेंगे कवर बहुत अच्छे तरीके से। तो बायोमोलिक्यूल्स हो गया, या फिर अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेलोएल्केन, हेलोएरीन, तो उन सब में भी इनको बड़े डिटेल से कवर करना है, एनांशोमर डायस्टोमर्स को, ठीक है। तो अभी तो बस आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। अब डायस्टोमर्स की बात करो तो क्या होता है डायस्टोमर्स बेटा, सो बेसिकली द स्टीरियो आइसोमरिज्म विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बट नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है। मतलब स्टीरियोमर्स वो होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेजेस, आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। एंड डाइस्टीरियोमर्स हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डाइस्टीरियोमर्स का क्या होता है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। Thus, they have a different melting point, different boiling point, solubilities in a given solvent, density and a refractive indices, ठीक है। They also differ in the specific rotation and they may have the same or opposite sign of the rotation, ठीक है। So like geometrical isomer, the diastereomers may be separated from each other। किस किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है, by the fractional distillation due to their difference in their boiling point, by fractional crystallization due to their difference in solubility, by chromatography due to their different molecular shape and polarity। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डन। चलो, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कि प्यूरिफिकेशन क्या है, किस तरीके से हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो दो दो प्रोडक्ट मिल गए हैं। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए, उसमें तो बन गए हैं दो तीन चीजें, या प्रोडक्ट में बनाने कुछ और जा रहा था, उसके साथ कुछ अनवांटेड चीजें भी बन गई हैं, तो मुझे उसको अब सेपरेट करना होता है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वही मिले, बाकी जो अनडिजायर प्रोडक्ट है वो वहां से हट जाए।
तो उसके लिए हम लोग प्यूरिफिकेशन मेथड्स को यूज करते हैं। तो क्या होता है ये प्यूरिफिकेशन, जरा ध्यान से देखो। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ अ केमिकल कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग द वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। हाउएवर द टेक्निक चोजन इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मटेरियल, वेदर सॉलिड और लिक्विड, है ना। यानी इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कि भाई कौन सी टेक्निक लगाओगे। तो ये भी पता होना चाहिए कि आप किसका सेपरेशन कर रहे हो, सॉलिड का कि लिक्विड का। तो जिसका सेपरेशन करना है उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिलाइज ऑन द पॉल्यूटेंट दैट आर प्रेजेंट, कि भाई किस तरीके की इंप्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट है, या वो सॉलिड है कि लिक्विड है। तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। वैसे लार्ज नंबर ऑफ टेक्निक प्रेजेंट है प्यूरिफिकेशन के लिए। नाउ दीज प्रोसीजर्स आर वाइडली यूज टू प्यूरिफाई द सब्सटेंसेस। और ये प्रोसीजर कहाँ यूज होता है बेटा, तो दे आर वाइडली यूज टू प्यूरिफाई द सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिंपल क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल ये 9 मेथड्स हो गए बेटा, ठीक है। तो टोटल ये 9 मेथड्स हो गए जिससे हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। और भी मेथड्स हो सकते हैं, पर ये मोस्ट कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले 9 मेथड्स हैं जिसके लिए हम प्यूरिफिकेशन में यूज लेते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, कि हमें प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उससे हमें बाकी चीजों को अलग करना है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। कि फिल्ट्रेशन क्या है भाई, या किस तरीके से होता है। सो बेसिकली फिल्ट्रेशन इज द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द सॉल्युबल कंपोनेंट इन द सॉल्वेंट, समझ गए। यानी फिल्ट्रेशन जस्ट लाइक अ फिल्ट्रेशन, जैसे क्या करते हो फिल्ट्रेशन में, बहुत चीज देखी होगी आपने। चाय छन्नी का यूज करते हो, तो क्या करते हो चाय छन्नी में, कि ऊपर से चाय डालते हो तो चाय तो नीचे आ जाता है सॉल्युबल कंपोनेंट, जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है वो उसके ऊपर रह जाता है ना। यानी फिल्ट्रेशन इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर फ्रॉम द सॉल्युबल कंपोनेंट इन द सॉल्वेंट। Using water as a solvent, it is used to separate a combination of naphthalene and urea. तो मान लो मेरे पास नेप्थलीन और यूरिया है और उसके कॉम्बिनेशन को मुझे सेपरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया सॉल्वेंट वाटर। देखो क्यों यहाँ पे हम लोगों ने वाटर को यूज किया, और नेफ्थलीन और यूरिया का अगर मिक्सचर है तो किस तरीके से वो सेपरेट होगा। यूरिया जो है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, किसमें डिसॉल्व हो जाता है बेटा, वाटर में। तो यूरिया डिसॉल्व इन वाटर, अदर हैंड नैप्थलीन डज नॉट। सो नैप्थलीन स्टे ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्टरिंग, बट यूरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिल्टर बाय द इवेपोरेटिंग वाटर। तो आपने क्या किया भाई, दोनों अगर मिक्स है, कहीं पे यूरिया है नैप्थलीन है और मुझे वहां से यूरिया निकालना है, तो वाटर के अंदर डाल दो। तो जो चीज सोल्यूबल हो गई वो क्या हो गया, यूरिया। और नैप्थलीन सोल्यूबल होगा नहीं, तो जो सोल्यूबल हो गया उसको एक अलग करने रख लो। उसके बाद से उसको इवेपोरेट कर दो, तो इवेपोरेट करोगे तो वहां से पानी गायब हो जाएगा, एंड यूरिया इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इवेपोरेटिंग वाटर। तो इस तरीके से आप नैप्थलीन एंड यूरिया को सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन मेथड से। डन, समझ आया। Now, for any instance, separating anthracene and benzoic acid required dissolving the mixture in hot water and filtering the hot solution. Why? Because ethylene does not dissolve in hot water, although benzoic acid does. ठीक है। Now, anthracene remain as a residue on the filter paper after filtering, whereas benzoic acid crystallize from the filtrate after cooling. So the filtering process is slow and the time consuming. ठीक है, filtration process है वो थोड़ा slow होता है, time consuming होता है। इसीलिए फिल्ट्रेशन इज डन एट अ डिक्रीज प्रेशर। ठीक है, फिल्ट्रेशन को कब किया जाता है, फिल्ट्रेशन इज डन एट द डिक्रीज प्रेशर विद द बर्चनर फ्यूनल एंड वाटर सक्शन पंप इन द सच इंस्टेंसेस, ठीक है, ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो सके। अब चलते हैं क्रिस्टलाइजेशन कि भाई ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है। सो बेसिकली द कंसेप्ट इज दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द केमिकल एंड द कॉन्टिमेंट इन अ सॉल्वेंट आर डिफरेंट। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिस सिद्धांत पे ये काम करता है, वो क्या है बेटा, वो बेसिक प्रिंसिपल ये है, दैट इज द कॉन्सेप्ट इज दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द केमिकल एंड द
contaminants in the solvent are different, यानी जो solubilities होती है chemicals की और जो उसमें unwanted particles है, दोनों की solubility अलग अलग होती है। A solvent को इस तरीके से चूज किया जाता है, a solvent is chosen in which the purified chemical is springly soluble, that is springly soluble at a lower temperature but soluble at higher temperature, and the solution is heated to a saturated state and the crystal of the compound are filtered out after the cooling. For example, देखो, अगर मैं बोलूं crystal of benzoic acid for example can be crystallized using water. In cold water benzoic acid is very slightly soluble, बहुत कम soluble होता है, slightly soluble की बात हो रही है, but in hot water it is completely soluble. So repeated crystallization is used if the combination contain impurities with the same solubility as chemical to be purified. मतलब इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, मोटा मोटी अगर तुम देखो तो हमें मान लो हमारे पास एक दो चीजें हैं, उसमें कुछ कॉन्टिमेंट लगा हुआ है, कुछ इम्प्योरिटीज है और मुझे वहां से उसको सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको हम हीट करना शुरू करेंगे, रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, जैसे जैसे हीट करना शुरू करेंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा कि जो इम्प्योरिटीज होगी वो तो उसमें सोल्यूबल होंगी, जो कंपाउंड होगा वो तो सोल्यूबल होगा, इम्प्योरिटीज अलग रह जाएंगी। और इसको बार बार करके हम लोग इससे जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसको अलग कर सकते हैं। ठीक, अब आता है इसी में हम लोगों का इंपॉर्टेंट एक, दैट इज फ्रैक्शनल, चलो अब इसमें आता है हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या है भाई, क्या समझते हो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है। तो चलो देखते हैं फटाफट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। सो दिस अप्रोच इज यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई टू और मोर कंपाउंड्स इन द सेम सॉल्वेंट दैट हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं दो और मोर कंपाउंड को एक ही सॉल्वेंट के अंदर जिनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। द मिक्सचर इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट दैट हैज अ डिस्टिंक्ट सॉल्युबिलिटी फॉर द टू कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। द लेस सोल्यूबल मटेरियल, मान लो दो कंपोनेंट है जिसको हमें सेपरेट करना है, दोनों को सोल्यूबल कराया एक ही सॉल्वेंट में। सो द लेस सोल्यूबल मटेरियल क्रिस्टलाइन आउट फर्स्ट, यानी जो लेस सोल्यूबल होगा उसकी क्रिस्टल्स जल्दी बन जाएंगे। व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस मिक्सचर इज अलाउड टू कूल while some more soluble substances stays in the solution. When the crystal of the second, that is a more soluble chemical are formed, they are removed from the mother liquor and concentrated once more before the hot solution is allowed to cool. और इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय मल्टीपल क्रिस्टलाइजेशन, यानी बार बार क्रिस्टलाइजेशन कर करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हम लोग का बेटा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, तो इट एंटेल्स द डायरेक्ट कन्वर्जन। सब्लिमेशन का मीनिंग सबको पता होगा, कोई चीज सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सो इट एंटेल्स द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैसियस फॉर्म विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेज इन बिटवीन एंड वाइस वर्सा व्हेन कूल्ड, ठीक है। Sublimation is only possible for the substance whose vapor pressure reach atmospheric pressure well before their melting point, है ना, उसके melting point से पहले ही वो reach कर दे। Sublimable compound are those that can be vaporized. And sublimation is a highly helpful method for purifying solid that sublime when heated and are related with the non-volatile content. ठीक है, now कैसे करते हैं ये। So an inverted funnel is put over the impure substance in a china dish covered with the performed filter paper. A semidagon of cotton is stuffed inside the funnel stick, वहां पे लगा देते हैं छोटा सा कॉटन का टुकड़ा। When the dish is heated in the sand bath, the volatile solid vapor rise up, ऊपर वेपर बनने लग जाता है and passes through the a filter paper and condense on the funnel cooled walls, leaving the non-volatile impurities. This procedure purifies camphor, मतलब किस किस चीजों को इससे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं ये सब्लिमेशन मेथड से। तो दिस प्रोसेस प्यूरिफाई कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं, नैप्थलीन, एंथरासीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन एंड अदर कंपाउंड। तो बहुत सारी चीजों को इससे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का बेटा सिंपल डिस्टिलेशन। तो क्या होता है भाई, so distillation basically is the process of turning a liquid into vapors by heating it, then cooling it to condense the vapor. The approach is typically employed for liquid with the no volatile condiments that are sufficiently stable at their boiling points. Now, simple organic liquid हो गया like benzene, ethanol, acetone, chloroform, carbon tetrachloride, toluene,
xylene for example can be purified by the simple distillation। ठीक है। सो सिंपली डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर में बदलते हैं बाई हीटिंग इट, और उसके बाद उसको कूल करते वेपर बना देते हैं। ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हो गए बेटा हमारे जो इंपॉर्टेंट थे। एक और है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देन उसके बाद है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है। तो ये दो तीन कुछ मेथड्स हैं जिससे वो हमारा पूरा आते हैं। तो इसमें आप दो तीन को बस रीड करना है कि किसमें हम कौन सा प्योरिटीज यूज कर रहे हैं, कौन सा कॉन्टिमेंट यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इन मेथड से हम लोग प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। तो हमारा जीओसी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर अपना अगला जो चैप्टर्स होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। टिल तुम लोग इसको एक बार क्या करो, रिवाइज कर लो पूरा, और कुछ भी डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो मेरे से। डाउट है किसी को? अदरवाइज फिर क्लास को एंड करते हैं। एनीवन? कोई डाउट हो तो पूछो एक बार। नो डाउट? तो एंड करते हैं क्लास को। ठीक है। तो इसको एक बार करना रिवाइज, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।